नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सेंगर और मैं हूं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और रिसर्चर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन डॉक्टर्स के लिए, उन ट्रेनर्स के लिए, थेरेपिस्ट के लिए जब ईसीपी का ट्रीटमेंट देते हैं तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका कि सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल कम रहने लगता है और उन्हें समझ नहीं आता और ट्रीटमेंट ऑलरेडी कंटिन्यू चलता रहता है। अब देखिए, सीधी सीधी बात है कि अगर बॉडी में सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल कम है तो ट्रीटमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो उतने अच्छे नहीं आएंगे जितना अच्छा आना चाहिए। ये सीधी सीधी बात है, क्योंकि पूरे बॉडी में जो डिलीवरी हो रही है ऑक्सीजन की वो उतने अच्छे से हो नहीं पा रही है, तो जो ओवरऑल ट्रीटमेंट का आउटपुट है वो कम आएगा और इस चीज़ को आमतौर पे अनदेखा कर दिया जाता है और इसका सीधा रिजल्ट पड़ता है हमारे ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स पे। तो ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है कि हम सैचुरेटेड ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकें। तो देखिए, सबसे पहले जो ईसीपी ट्रीटमेंट के बारे में हम जान लेते हैं। ये बेसिकली हार्ट के लिए ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। हार्ट के ब्लॉकेज को और जिनके हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है उसको बढ़ाने के लिए ये ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। और जो ज़्यादा हाई रिस्क वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए जब कोई ऑप्शन नहीं होता है तो ईसीपी ट्रीटमेंट एकमात्र ऐसा ऑप्शन होता है जिससे हार्ट डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है। आज के टाइम पे ये ट्रीटमेंट एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी के नॉन सर्जिकल अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के तौर पे भी जाना जाता है और पूरी दुनिया में इसको बहुत तेज़ी से यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ईसीपी ट्रीटमेंट को जब पेशेंट को ईसीपी बेड पे लिटा दिया जाता है तो ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं जिसकी वजह से सैचुरेटेड ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो सबसे पहली कंडीशन की अगर हम बात करें तो जो सीओपीडी के केसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स में वो अच्छे से हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है वो अपने आप में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता ही नहीं है। जब वो ब्लड अपने आप बॉडी में जाएगा तो जाने के बाद क्या होता है कि ऐसे केस में ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है वो अपने आप अच्छी नहीं होगी और ऑक्सीजन का लेवल, सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल है वो कम रहेगा। अब बिल्कुल यही चीज़ लागू होती है जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, इनके हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। क्योंकि जब हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, हमारे हार्ट का बेसिकली हार्ट फेलियर में होता है क्या, हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट कम होने का मतलब ये होगा कि जितने मिलीलीटर ब्लड हमारा हार्ट पहले पंप कर रहा था, एक हेल्दी हार्ट कर रहा था, अब हमारा हार्ट उससे कम करने लगा। नॉर्मली अगर हार्ट का पंपिंग 45% के नीचे चला जाता है तो उसको हम हार्ट फेलियर कंडीशन कहते हैं। अब कुछ लोगों की पंपिंग लगभग 30%, 25%, 20 या 15% की रेंज में आ जाती है। तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि जब ब्लड का डिलीवरी कम हो रहा है, क्योंकि पूरे बॉडी में हर जगह जब ब्लड पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो ऑब्वियसली ब्लड में क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिली हुई है। और ओवरऑल जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है जो कि हमारा जो पीपीजी मॉनिटर में हमको दिखाई दे रहा है, तो वो क्या होता है, वही तो ऑक्सीजन के लेवल को डिटेक्ट करता है। तो क्या होता है, उसको जो रीडिंग मिलती है वो रीडिंग क्या मिलती है कि अब वो कम डिटेक्ट हो रहा है, राइट। और इससे क्या होता है कि सैचुरेटेड ऑक्सीजन का लेवल हमको कम देखने को मिलता है। और ऐसे पेशेंट भी होते हैं कि जब ट्रीटमेंट आगे बढ़ता जाता है तो नॉर्मली क्या होता है कि एक थेरेपिस्ट क्या देखते हैं, वो हमेशा डायक्रोटिक नॉच को देखते हैं, एम शेप देखते हैं कि एम शेप अगर आ रहा है डायक्रोटिक नॉच के आगे जो हमारा डायस्टोल में है, तो जो हमारा एरिया रेशियो है वो बढ़ के आ रहा है, जो हमारा पीक रेशियो है वो भी बढ़ के आ रहा है। तो ऐसे केस में हमको रिजल्ट्स देखने को मिलता है कि हाँ, ट्रीटमेंट के फायदे आ रहे हैं। एक दूसरा पैरामीटर भी होता है कि पेशेंट का सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल पहले की तुलना में इंप्रूव होने लगा। ये भी एक पैरामीटर है जिससे देखा जाता है कि ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स पेशेंट को देखने को मिल रहे हैं, राइट। इसके अलावा एक तीसरी कंडीशन होती है, वो ये है कि कई बार हमारे लंग्स में क्या हो जाता है, फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। पेशेंट के जो लंग्स हैं उसमें फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, खासतौर से जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं। अब अगर वहाँ पे फ्लूइड बिल्डअप हो जाएगा तो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। जो हमारे लंग्स से जब ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो नहीं पाएगा तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और ऐसे पेशेंट में सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल हमेशा कम देखने को मिलता है। ऐसे ही एक और कंडीशन होती है कि अगर कोई हेल्दी है, उसको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं लग रही है, लेकिन अगर ईसीपी ट्रीटमेंट में उसका अगर सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है तो उसका एक बार हीमोग्लोबिन चेक करना जरूर बनता है। क्यों? क्योंकि एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ऑलरेडी हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। अब अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो क्या होगा कि ऑब्वियसली कम हीमोग्लोबिन कम ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करेगा। जब कम ऑक्सीजन कैरी करेगा तो इसकी डिलीवरी भी हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उसमें कम होगी। तो इससे क्या होगा, सैचुरेटेड ऑक्सीजन का लेवल हमको कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो कि ब्लड के क्लॉट्स आ जाते हैं हमारे लंग्स में, तो अगर ये क्लॉट्स आ जाते हैं तो डायरेक्टली ये अफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन के एक्सचेंज को हमारे लंग्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट का सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल कम देखने को मिलता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है, जैसे अगर लंग्स में पानी भर गया है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है, राइट, अगर एनीमिया हो रखा हुआ है, राइट, तो इन चीज़ों का पहले ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। ऐसे उनको लाइफस्टाइल पर रखना चाहिए, डाइट प्लान पर रखना चाहिए कि अगर किसी को मान लीजिए लंग्स में फ्लूइड भर गया है तो पहले उस फ्लूइड को निकालना चाहिए। अगर एनीमिया है तो पहले उसकी हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा हो, राइट। तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिलीवरी बेटर हो पाती है, सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है, तो ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं।
इसके अलावा एक और कंडीशन है जो कि कई बार बहुत रिस्की हो जाती है, वो है स्लीप एपनिया। क्या होता है कि जब ट्रीटमेंट देते हैं तो ट्रीटमेंट के दौरान क्या होता है, पेशेंट अक्सर सो जाते हैं और सोने में क्या होता है कि पेशेंट का जो ब्रीदिंग है ना वो बड़ा स्लो हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अभी 1 मिनट में कोई पेशेंट है, अगर मान लीजिए वो 8 या 10 बार ब्रीथ कर रहा है, लेकिन क्या होगा जैसे वो सो जाएगा तो बॉडी की जो डिमांड है ब्लड की वो कम हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, उसके ब्रीदिंग भी काफ़ी स्लो हो जाएंगे। जब ब्रीदिंग स्लो हो जाएगा तो क्या होगा, हम कम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे। जब हम कम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो अल्टीमेटली लंग्स के थ्रू जो उसका एक्सचेंज हो रहा है वो भी कम होगा। अल्टीमेटली कम जो वॉल्यूम है जो हमारे टिश्यूज़ तक पहुंच पाएगा वो कम पहुंच पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट्स थोड़े से खराब हो सकते हैं, या हो सकता है हमको जो सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल है वो अच्छा देखने को ना मिले। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो हमारी पल्स रेट बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन हम एक्टिव रहें, जागते रहें, हमारा ब्रीदिंग ठीक ठाक रहे। कई बार अगर हमारा सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है तो उस केस में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग करने से क्या होता है, हमारा ECG भी अच्छे से आने लगता है और इसके साथ में क्या होता है कि सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल भी पेशेंट का बढ़ जाता है। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जो पेशेंट को फॉलो करनी चाहिए। नॉर्मली जैसे हम लोग जब ECP करते हैं तो हमने एक प्रोटोकॉल बना के रखा है, ट्रीटमेंट के पहले पेशेंट को हम 3 मिनट तक डीप ब्रीदिंग कराते हैं। इससे होता क्या है कि जब पेशेंट ECP मशीन पे ट्रीटमेंट के लिए आता है तो होता क्या है कि ऑटोमेटिकली जो सैचुरेटेड ऑक्सीजन का लेवल है वो बेटर हो जाता है। तो अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारे जो ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स हैं वो बेटर आते हैं। एक स्ट्रैटेजी मैंने और देखी है कि मैंने खुद ट्राई करके देखा है इसको कि जब गर्मी का मौसम होता है तो हम ट्रीटमेंट के पहले पेशेंट को बोलते हैं ठंडे पानी से वो अपना मुंह एक बार धो ले, राइट। इससे क्या होता है कि दे फील फ्रेश एंड दे फील एक्टिव। उससे क्या होता है कि ब्रीदिंग अच्छी होती है और अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि जब किसी को फ्लू हो गया, किसी को अस्थमा हो गया, राइट, अगर किसी को अस्थमा हो रखा है पहले से ही, सांस से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट में तो सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल कम ही देखने को मिलता है। इसके अलावा किसी को फ्लू है या रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, खासतौर से जब मौसम बदलता है उस टाइम पे ट्रीटमेंट पेशेंट लेने के लिए आता है, तो इसके बारे में मैंने पुराने वीडियोज़ में भी बात किया हुआ है कि जब कभी भी किसी को फ्लू हो जाता है तो अगले 7 दिन तक उसको जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो लगभग 35% बढ़ जाता है। खासतौर से अगर हार्ट के पेशेंट पहले पुराने पेशेंट हैं और उस टाइम पे ये भी देखा गया है कि अगर किसी को फ्लू हो गया है, सर्दी खांसी हो रखी है, तो ट्रीटमेंट जब लेते हैं तो सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल रिलेटिवली कम ही देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और अगला फैक्टर होता है कि कोई इक्विपमेंट रिलेटेड अगर चीज़ें हैं, जैसे मान के चलिए कि जो हमने काफ्स लगा दिए हैं, अगर हमने इसको बहुत टाइट बांध दिया है या गलत पोजीशन पे बांध दिया है तो पेशेंट डिस्कंफर्टेबल फील करता है। जब पेशेंट अच्छा फील नहीं करेगा, ईजीनेस फील नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली क्या होता है ना कि उसका फोकस गलत जगह चला जाता है, जिससे क्या होता है ओवरऑल हम देखते हैं कि जो सैचुरेटेड ऑक्सीजन का लेवल है वो हमको कम देखने को मिलता है। तो इस तरह से ना कई सारी कंडीशन होती है। तो अब हम ट्रीटमेंट अगर देते हैं तो ट्रीटमेंट में बाकी जो हम उसके PPG में जो हम रिजल्ट्स देखते हैं कि ट्रीटमेंट कितने अच्छे आ रहे हैं, उसके अलावा सैचुरेटेड ऑक्सीजन भी एक बहुत अच्छा पैरामीटर है जो हमको ये समझने में हेल्प करता है कि ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स किस तरह से आ रहे हैं। स्पेशली अगर हम हार्ट फेलियर पेशेंट की बात करें या किसी को अगर रेस्पिरेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या इनफैक्ट हार्ट ब्लॉकेज की भी पेशेंट है, अगर सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है और ट्रीटमेंट के बाद अगर सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल अगर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये क्लियर इंडिकेशन है कि पेशेंट को जो ट्रीटमेंट है उसके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बेटर ऑक्सीजन डिलीवरी हो पा रही है। ECP तो एक ट्रीटमेंट ही है जिसका काम क्या है, हमारे बॉडी के हर एक वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड के फ्लो को लगभग 20 से लेकर 25% तक बढ़ा देना। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में लगभग ब्लड का फ्लो लगभग 40 से 45% बढ़ता है और बॉडी के जो दूसरे वाइटल ऑर्गन्स हैं उसमें जो ब्लड का फ्लो है वो लगभग 20 से लेकर 25% तक बढ़ता है। जब ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जो ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिशन है, उसकी जो डिलीवरी है वो पहले से बेहतर हो जाती है और अल्टीमेटली यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो जो अगर आप थेरेपिस्ट हैं या अगर आप डॉक्टर हैं और अगर आप ECP ट्रीटमेंट करते टाइम पे ऑक्सीजन सैचुरेशन को एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर की तरह नहीं देखते, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इसमें करेक्शन की ज़रूरत है। जितना हम पेशेंट के लाइफस्टाइल पे ध्यान देते हैं, जितना हम पेशेंट के प्री ट्रीटमेंट असेसमेंट के बारे में ध्यान देते हैं, उतना ही हमको रेगुलरली बेसिस पे मॉनिटर करना चाहिए कि पेशेंट का जो सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल है वो किस तरह से चेंज हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। स्पेशली अगर हम बात करें जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्लियर मार्कर और इंडिकेशन है पेशेंट में इंप्रूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप एक थेरेपिस्ट या अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपने पेशेंट को ECP ट्रीटमेंट देते समय इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम हार्ट पेशेंट्स के लिए एक सेकंड ओपिनियन भी देते हैं, और अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपको लगता है कि आपको किसी तरीके से कोई डिस्कम्फर्ट हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है या सांस फूल रही है, राइट, या आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के लिए बोला गया है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप अपनी रिपोर्ट शेयर करके आप अपने लिए सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं, और हमारी तरफ से जो भी एक बेस्ट ओपिनियन होगा, सेकंड ओपिनियन होगा, वो ज़रूर आपको प्रोवाइड किया जाएगा।